आज क्या करना है? आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 साइंस का जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या तारीख है आज? 9। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लो, इस चैप्टर के बारे में। ये आपकी 10th क्लास की केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट ये इस मायने में ज़्यादा हो जाता है कि 10th के बाद की साइंस इस पे बहुत डिपेंड करती है। जिनको 10th के बाद साइंस पढ़नी है उनके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप 11th 12th में जाओगे तो आपकी केमिस्ट्री के 3 ब्रांच मिलेंगी। एक मिलेगी फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक तो फिजिकल है ही, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 ब्रांच आपको मिलेगी 11th में 12th में, और उससे भी आगे जहाँ तक पढ़ोगे साइंस वहाँ तक ऐसे ही पढ़ना है। तो ये जो चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका बेस है आपका ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है। तो जिनको आगे साइंस पढ़ना है 10th के बाद वो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। हाँ, और जिनको नहीं पढ़ना वो भी समझेंगे, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है। ठीक है। 10वीं में 10th के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो तो शुरू करें फिर। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये कार्बन है और दूसरा है इसके कंपाउंड्स। ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जान लें क्या है। देखो, दुनिया में शायद ही ऐसी कोई चीज़ है जिसमें कार्बन नहीं है। आप अपने आसपास देखो, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, इवन हमारी बॉडी, हर चीज़ में कार्बन है, हर चीज़ में। लोहे कह रहा हूँ, लकड़ी में, ह्यूमन बॉडी में, पेट्रोलियम में, कोयले में, हीरे में, इवन आपने जो पेंसिल ले रखी है अपने हाथ में, उसका जो ब्लैक वाला पार्ट है बीच का जिससे हम लिखते हैं, वो भी कार्बन ही है। ठीक है। ग्रेफाइट कहते हैं उसको, कार्बन का अपर रूप, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है। हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, ये सब एलोट्रोप होते हैं, इसके इसी के रूप होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कार्बन हर चीज़ में मौजूद है तो फिर तो ये बहुत धरती पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता होगा। ऐसा नहीं है। कार्बन हर चीज़ में मौजूद है, लेकिन ये धरती पर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। धरती पर इस सॉलिड के फॉर्म में ये मात्र 0.02% है। वो भी फ्री स्टेट में नहीं है, मिनरल्स के स्टेट में है, कार्बोनेट के स्टेट में है। जैसे हाइड्रोकार्बन के रूप में है, हाइड्रोकार्बन, कोयला, पेट्रोलियम। हाइड्रोकार्बन समझते हो ना, जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, मिट्टी का तेल होता है, ये सारी चीज़ें हाइड्रोकार्बन होती है। तो अर्थ क्रस्ट पे
ये इतने परसेंट ही पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है, वो भी मिनरल्स के रूप में, कार्बोनेट के रूप में। और एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा इतनी ही होती है, 0.03%। ठीक है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसमें कार्बन भी होता है। तो कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, 0.03%। और वो भी सिर्फ कार्बन नहीं होता, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और एक और गैस के रूप में होता है जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो इन दो रूपों में ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। एक ऑक्सीजन है इसलिए मोनो लगा हुआ है, दो ऑक्सीजन इसलिए डाई लगा हुआ है। ठीक है। तो ये कार्बन की मात्रा है धरती पे, कि अर्थ क्रस्ट पे सॉलिड के फॉर्म में ये 0.02% पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में ये 0.03% पाया जाता है। लेकिन दोनों में से किसी भी रूप में ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। ये अर्थ क्रस्ट पे कार्बोनेट के रूप में या मिनरल्स के रूप में पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, गैस के रूप में पाया जाता है। तो ये चीज़ आप अपना दिमाग में बिठा के रख लेना, ये जो चीज़ है। ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे सवाल पूछ देगा एमसीक्यू में, अर्थ क्रस्ट पे कार्बन की मात्रा कितनी है, इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक सही होगा, ये सही होगा, इस पर टिक लगा के आना। आपसे पूछ सकता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा कितनी है, तो याद कर लो कितनी है, 0.03%। आपसे पूछ सकता है कि अर्थ क्रस्ट पे कार्बन किस रूप में पाया जाता है, तो मिनरल्स के रूप में पाया जाता है और हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। ठीक है। कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में किस रूप में पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। मेनली इस ग्रुप में पाया जाता है। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही थोड़ी सी मात्रा है इसकी, बस अब समझ जाओ कि 0.03% का भी बहुत कम कितना हो सकता है। तो ये इसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन ये बहुत जहरीली गैस होती है। ठीक है। हमारी ओजोन लेयर को जो सबसे ज़्यादा गैस नुकसान पहुंचाती है वो यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सोचो इतनी थोड़ी सी गैस कितना नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब जरा कार्बन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ये है आपका कार्बन, 6 और इधर 12। समझते हो ना ये 6 और 12 क्या होते हैं? ये एटॉमिक नंबर है, और ये मास नंबर है। एटॉमिक नंबर ए से डिनोट किया जाता है, मास नंबर जेड से डिनोट किया जाता है। अच्छा वीडियो क्यों बना रहे हो बेटा? वीडियो आपके लिए ही बना रहे हैं। आप लोगों को शिकायत होती है ना कि सर चैप्टर समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो, इसका ये पार्ट फिर से करा दो, वो पार्ट फिर से करा दो, फिर 2 महीने हो गए, भूल गए हम सब कुछ। तो बेटा मैंने सोचा कि अब इसकी वीडियो बना देता हूँ क्लास की, जब तुम्हें ज़रूरत होगी, जब रिवीजन की ज़रूरत होगी तब उसको पलट के देख लेना। यूट्यूब पे डाल दूँगा, व्हाट्सएप पे डाल दूँगा, इंस्टा पे डाल दूँगा, जिसको ज़रूरत होगी वो अपने हिसाब से देख लेगा। और जो चीज़ इसमें नहीं समझ में आएगी वो यहाँ आके मेरे से पूछ लेना, दोबारा बता दूँगा। ठीक है। हाँ तो क्या था, एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6 और मास नंबर होता है 12। देखो किसी भी एटम का ऐसे कुछ लिखा हुआ हो और आपको समझ में ना आए कि एटॉमिक नंबर कौन सा है और ये मास नंबर कौन सा है, तो सिंपल सी बात है कि जो छोटा नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है वो मास नंबर होता है। इतनी सिंपल सी बात है, इतना तो सबको याद रहेगा। जो कपार पे चढ़ा हुआ है वो मास नंबर है, जो नीचे लिखा हुआ है वो, जो पैर के पास पड़ा हुआ है वो एटॉमिक नंबर है। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब इसमें मेरे को बताओ कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट?
इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाला याद रखना। एटॉमिक नंबर जब भी पूछा जाए तो उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर बताना। वैसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। क्या? अच्छा, आदान प्रदान, हिंदी बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्या करूँ, चलो। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती या बढ़ती रहती है। लेकिन प्रोटॉन की संख्या वो ना घटती है ना बढ़ती है, क्योंकि प्रोटॉन किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो ना तो न्यूक्लियस से बाहर जाता है ना किसी को न्यूक्लियस के अंदर आने देता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का अगर सही फार्मूला पूछा जाए तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन बराबर होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ मास नंबर दे रखा है 12। अब मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये मास नंबर 6 दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मास नंबर 12 दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है हमारे पास, तो न्यूट्रॉन के नंबर निकल जाएंगे। इधर आके 12 में से 6 माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 6। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये बस तुम लोगों को दिमाग को क्या कहते हैं उसको तरोताज़ा करने के लिए ये बता रहा हूँ, नहीं तो ये बताने का कोई ख़ास मकसद नहीं है। ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अब देखो, अब कार्बन के आउटर सेल में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, यानी एटॉमिक नंबर इसका 6 है। तो पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 4। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझ में आई बात? अब ये तो हुई कार्बन की बात। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बात करते हैं कि इस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है, ये कार्बन जहाँ भी आएगा उसका मतलब है कि ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जहाँ कार्बन हो। ठीक है, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जहाँ कार्बन ना हो, कार्बन के बगैर। ठीक है, तो नोट्स नहीं बनवाऊँगा, जिसको जो ज़रूरत होगी वो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेगा या नोट कर लो। ठीक है, जब आखिरी वीडियो आएगी इस चैप्टर की तो उसके साथ ही PDF के रूप में नोट्स अटैच कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, या जैसे जो करना होगा तुम लोगों की मर्ज़ी वो करना। मेरे को सिर्फ चैप्टर कंप्लीट चाहिए, सबको ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए। मेरे को बेटा नंबर चाहिए, सीधी और साफ बात। ठीक है, तो लास्ट जब वीडियो आएगा इस चैप्टर का तो उसके साथ मैं इसके नोट्स अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो उतारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझो। ये चीज़ समझ में आ गई बात कि कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है इसका, 12 इसका मास नंबर है, इसके न्यूक्लियस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और 12 इसका मास नंबर है, तो ऑब्वियस है कि न्यूट्रॉन भी 6 ही होंगे। ठीक है, देखो गिर रहा है, मिटा दें इसको फिर। चलो इधर देखो, कार्बन कार्बन कार्बन
आगे चलते हैं। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबने पढ़ा हुआ है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ अलग अलग सेल होते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमने ये कार्बन का लिया है, तो ये अलग अलग सेल हैं। पहला सेल के होता है, दूसरा सेल एल होता है, तीसरा सेल ऐसे बना दें अगर, तो ये एम हुआ, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको सेल बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में इसको कहेंगे कक्षा। कक्षा 3, कक्षा 4 में पढ़ता है फलाना, ऐसा बोलते हैं ना, क्लास को हिंदी में कक्षा बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये सेल को भी हिंदी में कक्षा बोलते हैं। तो कार्बन के पास चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो इसमें अब 6 का मतलब क्या हुआ, 2 और 4, 2 ही सेल बन रहे हैं पहले सेल में, तो तीसरे सेल की तो हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको मिटा दो। फालतू में तुम लोगों के दिमाग डाइवर्ट होंगे, तुम लोग कितने समझदार हो मेरे को पता है, ठीक है। तो इसको मिटा दो, 2 ही सेल है, ये न्यूक्लियस है। 2 सेल में हमें ये तो समझ में आता है ना कि ये के होता है, ये एल होता है, इसके बाद एम होता है, ठीक है। अब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका पहला सेल पूरा हो गया। और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4, ये के एल भी मिटा ही दो, किस लिए है, ठीक है। ये कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट के नियम के हिसाब से इसको आउटर सेल को अपने पूरा करने के लिए या तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाल के बाहर करना पड़ेगा, या फिर कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करके इनको 8 करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, यही करना पड़ेगा इसको। अब प्रोटॉन का तो क्या है कि प्रोटॉन इसके पास 6 हैं, 6 न्यूक्लियस के अंदर हैं, बाहर क्या हो रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं। दुनिया में आग लग जाए, वो न्यूक्लियस छोड़ के नहीं निकलेंगे, वो वहीं रहेंगे, ठीक है। बाहर की दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो वहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि अब कार्बन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए रिएक्शन करता है दूसरों के साथ, ठीक है, ताकि इसका ये ऑक्टेट पूरा हो जाए। और कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो किसको देगा, और 4 अगर लाएगा तो कहाँ से लाएगा, क्योंकि 4 तो बहुत मैक्सिमम होगी वैलेंसी, ठीक है, 4 से ऊपर वैलेंसी होती नहीं है। तो अब इसी खेल को समझेंगे इस चैप्टर में कि ये करेगा तो क्या करेगा। सस्पेंस की बात है ना थोड़ा सा, चलो देखते हैं। सर जी आप सस्पेंस मूवी बना देते हो एकदम, ठीक है। एक चीज समझो पहले, अब एलिमेंट्स ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, या कार्बनिक कंपाउंड्स किन किन एलिमेंट्स से मिलके बनता है, ठीक है। देखो बेटा, इसमें ज़्यादा एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों के तो कट गया चैप्टर 10वीं में, इस साल पीरियोडिक टेबल पढ़ना नहीं है, तो फिर भी कुछ बेसिक जानकारियाँ समझ लो। तुमने देखा होगा पीरियोडिक टेबल इस तरीके से बना होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, ठीक है, ऐसे बिल्डिंगें होती हैं उसमें इस तरीके से,
इस तरीके की बिल्डिंगें होती हैं, और ये ऐसे ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे भी होता है ना, इस तरीके का कुछ बना होता है। और नीचे भी 2 बिल्डिंगें होती हैं, सर्वेंट क्वार्टर, है ना, ऐसे होते हैं। इसमें भी ऐसे लाइनें बनी, ये खाने बने होते हैं। देखो ये जो लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं ना, इनको ग्रुप्स कहते हैं, और ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनको पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है ये इनर्ट गैस है, ठीक है, और ये जो इन ग्रुप्स के अलग अलग नाम होते हैं। ये टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, टोटल ग्रुप जो होते हैं 18 होते हैं, और इन 18 ग्रुप के अलग अलग नाम होते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, बस उतना ही बताऊंगा जितना कि इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो 18 ग्रुप के अलग अलग, जैसे पहले वाले को अल्कली मेटल कहते हैं, दूसरे वाले को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। ये जो 17वां ग्रुप है ये आपके इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बल्कि यही इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक होता है AN शायद होता है, और एक TN होता है। चलो जो भी है, मतलब हमें इतना नहीं पता, हमें इन तीनों से मतलब है। ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, हमें इन तीनों से मतलब है। ये ग्रुप 17 के मेंबर है, और ये जो 18वां ग्रुप है ये इनर्ट गैसेज हैं। इनर्ट गैसेज का मतलब अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें का मतलब जो किसी तरह की क्रिया नहीं करती। किसी तरह की क्रिया नहीं करती, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी से कुछ देना है किसी को। ठीक है, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं और बाकी जितने भी ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, इन नीचे वालों में से एक को लैंथेनाइड्स बोलते हैं, इनको लैंथेनाइड्स बोलते हैं। ठीक है, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, वो तो उसमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ना था, उसमें याद करना था। जब वो चैप्टर ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, उसको 11th के लिए बचा कर रखो, 11th में पढ़ना ये सब, 12th में। ठीक है, तो इनर्ट गैसेज जो हो, बाकी ये जितने भी हैं इनर्ट गैसेज किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, उनको ना किसी से कुछ लेना है ना कुछ देना है। तो बाकी जो 17 ग्रुप के मेंबर हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनर्ट गैसों जैसी संरचना पाना चाहते हैं। कहने का अगर सिंपल से वे में समझाओ तो वो जो इनर्ट गैसेज हैं लास्ट वाली लाइन में, इसमें क्या क्या होती हैं लास्ट वाली लाइन में? हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, जेनॉन होता है, रैंडियम होता है, और एक ON पता नहीं, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये है, इनके आउटर सेल जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। ठीक है, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसका एक ही सेल बनेगा, और उसके एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल हो गए, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं किसी को देने के लिए, और ना उसके पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो किसी से लेके उसको पूरा डिप्लेट पूरा करे अपना, या ऑक्टेट पूरा करे अपना, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी की। तो अगर सिंपल वे में समझो तो ये जो लास्ट वाला ग्रुप है ना इनर्ट गैसों का, ये संत महात्माओं का ग्रुप है। दीन दुनिया छोड़ दिया है, मोह माया त्याग दिया है, दुनिया में क्या हो रहा है किसी से मतलब नहीं, अपना पड़े हुए हैं। इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें ना किसी को कुछ देना है ना किसी से कुछ लेना है। अब बाकी सब पूरी दुनिया वाले यही सोचते हैं कि भाई हम भी मोह माया हमसे दूर हो जाए, हम भी शांति सुकून की तलाश में चले जाएं, ये क्या आल जाल रिलेशन बनाने में पड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे इनके जैसी संरचना पाने की कोशिश करते हैं। अब इनके जैसी संरचना पाने के लिए क्या होता है, इनको इलेक्ट्रॉन को या तो निकालना होता है अपने अंदर से, या तो उनको जोड़े में बनाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना रिएक्शन करते हैं। अब देखो, तो ये 17th ग्रुप के ये 3 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो, अब कुछ चीज़ें, अब जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान से समझना। कार्बनिक कंपाउंड में, कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है,
जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो ज़्यादा नहीं है। एक तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और हैलोजन ग्रुप जो अभी बताया वो है। हैलोजन ग्रुप मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें फ्लोरीन भी होता है और दो और होते हैं, लेकिन उनको आप उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये एलिमेंट्स हैं जो कार्बनिक कंपाउंड में जिनकी ज़रूरत है। इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट हैं जिन्होंने इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ के रखा हुआ है। और इन 6 एलिमेंट्स के जरिए, वैसे तो वो उनको 3 मान लो तो 5 3 8 हो गए, लेकिन वो सारे एक ही ग्रुप के हैं तो उनको एक ही मानो तो 6। अब इनके बारे में हमें इनकी पूरी डिटेल पता करनी है, पूरा इनका कच्चा चिट्ठा निकालना है, पूरी हिस्ट्री खंगालनी है इनकी। तो सबसे पहले तो हम इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, सल्फर का 15, बाद में 15 नहीं 16 और हैलोजन का 17 नहीं होता, इनके अलग अलग एटॉमिक नंबर होते हैं। ये 17 ग्रुप के, उनके एटॉमिक नंबर आप अपने हिसाब से याद कर लेना, तीनों के अलग अलग। ठीक है, अब इनकी वैलेंसी क्या होती है। अब वैलेंसी से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे तो वैलेंसी ज़्यादा इजीली समझ में आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, 6 है तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 4, 1 है तो इसका 1 ही रहेगा, पहले सेल में 1 ही रहेगा, 1 इसकी ज़रूरत होगी। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में बच गए 6, ये पहले सेल में 2, दूसरे सेल में बच गए 5, ये पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, 8 2 10 और बच गए 6। और इनकी जो भी है क्लोरीन का क्या होता है 8 2 10 8 8, क्लोरीन का 20 होता है, हाँ ठीक है, कैल्शियम का 20 होता है, क्लोरीन का 17 होता है मेरे ख्याल से। चलो छोड़ो, ठीक से उसको याद कर लेना। वैलेंसी, देखो वैलेंसी के मामले में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी आउटर सेल के हिसाब से 4 हो गई, इसकी वैलेंसी आउटर सेल के हिसाब से 1 हो गई, इसकी वैलेंसी आउटर सेल के हिसाब से 6 नहीं है। देखो वैलेंसी की डिफिनीशन ये नहीं होती कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर सेल, नहीं। वैलेंसी की डिफिनीशन होती है, बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ा था आप लोगों ने, और इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था मेटल नॉन मेटल, उसमें भी मैंने वैलेंसी बताई थी कि वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 की है, इसको 2 ही चाहिए। ठीक है, वैलेंसी कैसे बढ़ती है बताया था ना, 1 2 3 4 तक असेंडिंग ऑर्डर में जाती है, उसके बाद फिर डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो जाता है, 3 2 1, इस तरीके से होती है वैलेंसी। यानी जिसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन तक हैं उसकी वैलेंसी होगी 4, और 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी घटनी शुरू हो जाएगी। इसकी 1 है तो 1 ही रहेगी, इसकी आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी 2 होगी, इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी 3 होगी, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी 2 होगी वैलेंसी। इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 ग्रुप के मेंबर हैं वो। ठीक है, तो इनकी जो भी संरचना बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, 2 8 7। ठीक है, 17 ग्रुप के मेंबर हैं, इनकी आउटर सेल में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी वैलेंसी 1 ही होती है। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, अब इसके बाद आता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर।
अब तुम लोग कहोगे ये क्या है सर, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? देखो भाई, लेविस तो एक साइंटिस्ट का नाम है। डॉट का मतलब होता है बिंदु, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो इसको हिंदी में बोलते हैं लुईस बिंदु संरचना। ठीक है, हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? तुम्हारे लिए हिंदी में नहीं पढ़ा रहा, हिंदी बस याद रखना कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। मेरे को पता है तुम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, लेकिन तुम लोगों की इंग्लिश भी तो माशाअल्लाह ही है। हिंदी में इसलिए नाम बता दे रहा हूँ ताकि घर में कोई पूछ ले कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो मुंह ना बांधो तुम लोग, ठीक है? तो इसलिए इसको, बाकी मैं कोशिश करूँगा तुम लोगों को शिकायत ना हो, इंग्लिश में ही बताऊँ। चलो ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, पहले इसका सिंबल बनाएंगे और उसके बाद जो इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो इसके चारों तरफ बिंदु के रूप में लगा देंगे। 4 है, इसके चारों तरफ एक एक बिंदी लगा दी, ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। इसका सिंबल लिखेंगे हाइड्रोजन, और इसका आउटर सेल में एक ही है तो एक बिंदी लगेगी। ऑक्सीजन, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी पे मत जाना। जब भी आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वैलेंसी का कोई काम नहीं है, आपका काम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस हिसाब से लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, समझ लो। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे? पहले एक एक भरे जाएंगे, फिर दूसरे का नंबर आएगा। ठीक है, फिर से समझो इसको। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से, ये ना कि ऐसा कर देना ऑक्सीजन 2 इधर लगा दिया, 2 इधर लगा दिया, 1 इधर 2 इधर लगा दिया, सर ये तो पूरा हो गया, तो ये सिंगल बचा ही नहीं, कहाँ से जोड़ेंगे इसको? ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको कैसे करते हैं? पहले एक एक भरते हैं, 1 2 3 4। अब जितने बच गए वो दोबारा वहीं से शुरू होंगे जहाँ पे हमने शुरू किया था। 1 2 6 हो गए, 2 सिंगल बच गए। ठीक है, इस तरीके से इसका लेविस डॉट, क्या इसका इधर 2 बचे हुए, इसके इधर 2, पागल है क्या यार, दिमाग खराब है। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिधर से काउंटिंग करना शुरू करो, एक एक भरना शुरू करो, उसके बाद दूसरा का नंबर लगाओ। ठीक है, इस तरीके से। इसका क्या है? नाइट्रोजन N, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके आउटर से X लिख देंगे, तीनों के लिए एक ही चीज़ लिख दो। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 कहीं भी लगा दो। ठीक है, 7 होते हैं तो इसके, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या है, इतनी तक समझ में आ गई बात। ये एटॉमिक नंबर है, ये एलिमेंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये एटॉमिक नंबर हैं, इनके कार्बन के 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, सल्फर का 16 और जो हेलोजन ग्रुप है उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी वैलेंसी 1 ही होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखा हुआ है 6 के लिए 2 4 1, ऐसा वैलेंसी इनकी जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है उनके हिसाब से वैलेंसी लिखी हुई है। और ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसको प्रैक्टिस करना घर पे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। आपको किसी ना किसी एलिमेंट का लेविस डॉट स्ट्रक्चर दे देगा, एक नंबर में, 2 नंबर में। ठीक है, अब चीज़ होती है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर। देखो बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या करना है, कार्बन लिखेंगे और ये जो बिंदु बने हुए हैं इनको लाइन बना देंगे। हाइड्रोजन का 1। अब यहाँ क्या, यहाँ देखो कंफ्यूज मत होना, ये जोड़े में है, इनको जोड़े में हैं, इनको लोन पेयर कहा जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लोन पेयर क्या होते हैं। अभी आप अभी जो पढ़ना है उस पर ध्यान दो। जो जोड़े में हैं उनको हटाओ, जो सिंगल हैं उसके हिसाब से 1 और 1 2, जोड़े वाले को छोड़ दो। नाइट्रोजन N एक जोड़ा है, बाकी तीनों तरफ एक एक है तो 3। सल्फर 2 जोड़े हैं, ये इसका 3 तो जोड़े में है 1। ये इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर है वैलेंसी के हिसाब से। इसकी वैलेंसी 4 है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, इसकी वैलेंसी 1 है तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा, इसकी वैलेंसी 2 है तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, इसकी वैलेंसी 3 है तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, इसकी वैलेंसी 2 है तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, इसकी वैलेंसी 1 है तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरे का पूरे बोर्ड पे जो दिख रहा है, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, और नहीं तो बाद में घर पे जाके जैसे तुम लोगों को सही लगे उस हिसाब से इसको याद करो, इसको प्रैक्टिस करो, और अलग अलग एलिमेंट्स के इस तरीके से लेविस डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना सीखो। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ये कुछ पूछना है, इसमें पूछना है तो बता दो। ठीक है, मिटाएं इसको फिर। चलो, केमिस्ट्री 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 अब देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले जो चैप्टर था मेटल नॉन मेटल, है ना, उसमें एक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था जिसका नाम था आयनिक बॉन्ड, है ना। फर्स्ट जो था वो आयनिक बॉन्ड। पहला जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। देखो बेटा, आयनिक बॉन्ड हमेशा जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। आयनिक बॉन्ड पढ़ाया था मैंने कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। मिताली क्लासेस के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। नॉन मेटल है, ठीक है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफ़र समझते हो ना, यानी लेन देन, लेना देना, ये होता है ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट होता है, दूसरा एलिमेंट होता है, इसके पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल में, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, इसको बाहर करना है, इसको अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। समझ में आई बात? ट्रांसफ़र कर दिया उसने, तो एक बना क्या, ये AB। ठीक है, ये AB बना। अब जब ये AB बनेगा तो इसमें जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर प्लस का चार्ज आया और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया इसके ऊपर माइनस का चार्ज आया। ठीक है, ये चार्ज आते हैं, इसी वजह से इसको
आयनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये आयन्स हो गए, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये आयन बन गए। अब इनके ऊपर चार्ज कैसे आते हैं, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, फिर से बता दो। चलो ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। पहले आप स्ट्रक्चर समझो न्यूक्लियस का। ये न्यूक्लियस है किसी का, ठीक है। इसमें मान लो कि एक प्रोटॉन है, मान लो कि किसी चीज़ की एटॉमिक नंबर 9 है, 11 है, ठीक है। चलो 11 मान लिया, सोडियम है, ठीक है। तो 11 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो क्या होगा, 11 अगर इसका एटॉमिक नंबर है, इफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11, ठीक है। अगर इसका 11 है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं 11 है। अब प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 पॉजिटिव चार्ज हुए। पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 11, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हैं, ये भी 11 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, तो इसके नेगेटिव चार्ज भी 11 ही होंगे, है ना। अब जब रिएक्शन हुआ इनके बीच में तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के बाहर कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर हो गया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बच जाएगी 10 और प्रोटॉन की संख्या रहेगी 11, यानी पॉजिटिव चार्ज एक बढ़ गया ना। इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, 2 8 1, पहले सेल में 2, दूसरे में पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 तो बना ही रखा है यहाँ पे। तो इसको इसने निकाल के बाहर किया तो इसके आउटर सेल में इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो घटते बढ़ते है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन इसने एक निकाल के दे दिया, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, 10, पॉजिटिव चार्ज 11 के 11, तो इसके एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये प्लस का साइन लग गया, क्योंकि उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। सेम केस इसके साथ होता है बी के साथ, कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब मान लो कि बी की एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 है तो इसका मतलब इसके प्रोटॉन भी 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने और ऐड कर लिया तो ये 18 हो गए, यानी पॉजिटिव तो 17 ही रहा, नेगेटिव जो हुआ वो 18 हो गया, यानी एक नेगेटिव बढ़ गया, वो यहाँ पे माइनस के रूप में दिखाया जाता है। समझ में आ गई बात, प्लस और माइनस कैसे आते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें याद रखना, इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है, वो हमेशा मेटल होता है। नॉन मेटल कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, और आयनिक बॉन्ड हमेशा आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। क्योंकि उसमें से क्योंकि ये बॉन्ड जो बनता है ये इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ही नहीं होगा तो लेन देन कहाँ से होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक लेने वाला होगा, एक देने वाला होगा, तभी लेन देन होगा, तभी ट्रांसफ़र होगा। जब दोनों लेने वाले हो जाएं या दोनों देने वाले हो जाए तो फिर तो लेन देन होगा ही नहीं। अगर इसकी जगह एक ही जगह पे भी हम यही वाला एलिमेंट रख दें या इसी के जैसा कोई दूसरा एलिमेंट रख दें जिसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, जिसकी आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, 5 है, 6 है, 7 है, जो नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये दोनों लेने वाले हो जाएंगे तो कहाँ को देगा कौन और लेगा कौन, फिर बॉन्डिंग बनेगी कहाँ से, नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। तो आयनिक बॉन्ड में एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। तो जो देने वाला होता है वो मेटल होता है और जो लेने वाला होता है वो नॉन मेटल होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एलिमेंट हमेशा मेटल होता है। इस बात को एकदम कंठस्थ कर लो कि
जिसके जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, वो नॉन मेटल होता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात? ठीक है, ये तो था मेटल और नॉन मेटल की बॉन्डिंग, जो पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है, ये सब पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये रिवीजन के लिए बता दिया। चलो ठीक है, क्लियर है? चलो, अब जो दूसरे तरह की बॉन्डिंग होती है, 3 तरह की बॉन्डिंग होती है, इस चैप्टर में दूसरी वाली पढ़नी है हमें। दूसरी जो बॉन्डिंग होती है, ये होती है कोवैलेंट बॉन्ड, जो कार्बन बनाता है। इसी बॉन्ड के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन क्या सर जी, आपको हिंदी नाम क्यों याद है, कैसे याद है? बेटा 10वीं तक हम हिंदी मीडियम ही थे, तो सब सारे याद ही है, क्या करें अब। और 10 साल से तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाते पढ़ाते हिंदी मीडियम के बच्चे भी आते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट वाले, क्या करें। अब उनको हिंदी में पढ़ाना पड़ता है, तो नाम याद रखने पड़ते हैं। नहीं, मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले ही आते हैं, NCERT वाले ही आते हैं। देखो एक बात समझ लो, कई बार ना पेरेंट्स आते हैं कि आप NCERT की बुक से ही क्यों कराते हो, दूसरी राइटर की बुक से क्यों नहीं कराते, ये फलाना ढिमकाना इतनी मोटी मोटी किताबें लेके आएंगे। तो यार देखो, बच्चों पे ना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। आपका टारगेट 10th है ना, आपका टारगेट तो 10th है ना, 10th क्लियर करना है आपको, 10th में अच्छे नंबर लाने हैं। तो जब आपको पता है कि 10th में NCERT से बाहर कुछ आना ही नहीं है, तो आप ये इतनी मोटी मोटी किताबें अपने बच्चों को दो कि उनका क्यों टारगेट से उनको भटका रहे हो। अभी से आप उनको इंजीनियर बनाने पे तुले। देखो, छोटे छोटे गोल सेट करते हैं लाइफ में, छोटे छोटे अपनी गोल सेट करो। अभी आपका मकसद होना चाहिए कि 10th हमारा बहुत अच्छा जाए, 10th में हमारे बढ़िया नंबर आए, ताकि हम 11th में बढ़िया स्कूल में बढ़िया जगह पे एडमिशन करा सकें, हमें अच्छे सब्जेक्ट मिल सके। अगर आप अभी से ही इतनी मोटी मोटी किताबों के बीच में दिमाग घुसा दोगे, उसके चक्कर में अपना 10th खराब कर दोगे, तो आपकी तो बेस ही खराब हो गई ना, मम्मी पापा का सपना तो वैसे ही चूर हो गया। तो वो काम नहीं करना है यार, ठीक है। 10th बढ़िया से करो, जो चीज़ जब जरूरी है वो चीज़ तब करनी चाहिए। आपको NCERT ने एक सिलेबस बना के दिया हुआ है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करो, अपनी 10th में अच्छे नंबर लेके आओ, बढ़िया स्कूल में बढ़िया जगह पे जाकर एडमिशन कराओ, बढ़िया सब्जेक्ट चूज करो, ताकि आगे के फ्यूचर का जब जिस चीज़ की तैयारी करनी है उस हिसाब से उस चीज़ की तैयारी करो, ठीक है। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा, तो एक आधा क्वेश्चन कर लिया निकाल के, एक आधा टॉपिक पढ़ लिया, नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लिया। लेकिन अब आप उसको एक रूटीन के तौर पे ले लो कि नहीं, मेरे को 2 घंटा इसी में दिमाग खपाना है, NCERT नहीं करनी है, तो फिर भाई करो, फिर आप क्या कर सकते हैं। चलो छोड़ो, इधर देखो, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये साझेदारी से बनता है, पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा तू लगा दे, थोड़ा सा मैं लगा दूं, हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते हैं, इसको पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये वही चीज़ है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनता है? ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर साझेदारी, ठीक है। हाँ, अब वो मोटी मोटी किताबें लेके आते हैं और मैं मोटी फीस बता दूं तो फिर वो घबरा जाते हैं कि हैं 10th क्लास की इतनी फीस। अब भैया इतनी मोटी किताब करवाने को बोलोगे तो मैं तो वही कराऊंगा ना जो 10th का सिलेबस है आपके स्कूल का। अब उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा अलग से। चलो छोड़ो वो सब बातें, इधर ध्यान दो, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और कार्बन यही वाला बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इसमें मेटल का कोई लेना देना नहीं है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी सिर्फ नॉन मेटल है, इसमें कोई मेटल नहीं है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इस चैप्टर में हमें इसी चीज़ को पढ़ना है कि ये होता क्या है, ये कैसे होता है और किसके बीच होता है। तो जो एलिमेंट बताया अभी मैंने 6, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन ग्रुप, इन 6 के अंदर ही सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इन 6 के बाहर कुछ नहीं है। आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है तो इन्हीं 6 के बारे में पूरी डिटेल की जानकारी निकाल लो, पूरी डिटेल निकाल लो, इनका जन्म पत्री निकाल लो, इनके कच्चे चिट्ठे निकाल लो, इनका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल लो और इनको एकदम घोंट के पी जाओ, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो एक एलिमेंट है ए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इस एक एलिमेंट है बी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को अपना डुप्लेट पूरा करना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा और तो डुप्लेट पूरा करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे इनको पहले सेल में। एक इलेक्ट्रॉन किसे, हाइड्रोजन का होता है बेटा, हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों ने मिलकर आपस में साझेदारी कर ली। ये इसने ऐसे कर लिया, इसने ऐसे कर लिया। अब ये सोचता है कि दोनों मेरे हैं, ये सोचता है कि दोनों मेरे हैं, दोनों के एक एक हैं, लेकिन दोनों ने साझेदारी कर ली तो ये क्या बना, ए बी बना, ठीक है। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, ठीक है, चार्ज सिर्फ आयनिक कंपाउंड में होते हैं। तो इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है साझेदारी के जरिए। एक तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजी बंधन। उपसहसंयोजी का मतलब क्या होता है कि ये सेम ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे जो उन्होंने आपस में साझेदारी कर ली। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो साझेदारी कर लेते हैं और दोनों समझते हैं कि ये दोनों मेरे हैं, लेकिन ये दोनों असल में होते एक ही के हैं, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको दिखाते कैसे हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, ए बी के बीच में एक लाइन खींच दिया, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उतनी लाइनें खींचेंगे। अभी आगे इस चैप्टर में हम समझेंगे लाइनों का, अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो ऐसे 2 लाइनें खींच जाएंगी, ठीक है। अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी एक एक का ही रखो ध्यान, 2 पे मत जाओ, अभी इस पूरा चैप्टर में यही करना है। तो इसको कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं एरो के निशान से। एरो किस तरफ लगेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ए इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है तो बी की तरफ एरो का मुंह आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये 3 तरह की बॉन्डिंग क्लियर है, ठीक है। अब देखो समझ में आ गई ना बात, नहीं समझ में आ गई तो फिर समझेंगे, अभी तो पूरा चैप्टर बचा हुआ है। चलो अब देखो, अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, इस वाले पे, इट्स कंपाउंड्स। इट्स कंपाउंड्स, इट्स कंपाउंड्स का मतलब किसके कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड तो समझते हो ना, यौगिक, यौगिक मिश्रण, तत्व, तत्व यौगिक मिश्रण हिंदी मीडियम फिर से, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं 9th क्लास में। तो यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स होते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को एक स्पेसिफाइड अमाउंट में, एक निश्चित रेशियो में कंबाइन किया जाता है केमिकली, तो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, तो ये H2O है, निश्चित रेशियो का मतलब समझा रहा हूँ, स्पेसिफाइड अमाउंट का मतलब समझा रहा हूँ। वाटर
H2O। आप दुनिया के किसी भी कोने में वाटर का फॉर्मूला निकालोगे, वाटर बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको 2 पार्ट हाइड्रोजन चाहिए होगा, 1 पार्ट ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है, तभी आपका वाटर बनेगा, है ना। वैसे तो कहते हैं कि इस फॉर्मूले से आज तक वाटर बना नहीं है, लेकिन मेरे को ज़्यादा जानकारी है नहीं, फिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, खैर छोड़ो वो सब। तो ये जब हम वाटर के फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसमें हमेशा 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन होता है ना। कहीं भी वाटर का फॉर्मूला होगा तो उसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन होगा। इसी को स्पेसिफाइड अमाउंट कहते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को स्पेसिफाइड अमाउंट कहते हैं कि आप 3 पार्ट हाइड्रोजन और 6 पार्ट ऑक्सीजन लेके वाटर नहीं बना सकते, आप 2 पार्ट ऑक्सीजन और 1 पार्ट हाइड्रोजन लेके वाटर नहीं बना सकते। आपको जब भी वाटर बनाना होगा 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो वाटर बनेगा। इसी को बेटा स्पेसिफाइड अमाउंट कहते हैं, ठीक है। और किसी भी रेशियो में बस मिला दो किसी चीज़ को तो क्या बन गया, मिश्रण। 3 होते हैं ना, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। ये तो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, प्योर होता है, एक ही चीज़ से मिलकर बना होता है। ये होता है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक निश्चित मात्रा में केमिकली रिएक्शन कराने से, केमिकली कंबाइन कराने से कंपाउंड बनता है। और मिश्रण 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में बस मिक्स कर दो किसी भी अमाउंट में, वो मिश्रण बन गया। हल्दीराम का मिक्सचर देखा होगा तुम लोगों ने, कई सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, मूंगफली होती है, दाल मोठ होती है, सेब होता है, भुजिया होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। 2 पैकेट खरीद लो एक जैसे, दोनों के खोल के गिनते रहो कितनी मूंगफली, कितनी दाल मोठ और कितने सेब भुजिया हैं, दोनों में अलग अलग क्वांटिटी हो, है ना। तो ये होता है मिक्सचर। मिक्सचर के नाम से ही समझ जाओ हल्दीराम का मिक्सचर है, किसी भी अमाउंट में बस मिला दिया, बस हो गया, मिक्सचर बन गया। तो यहाँ पे हमें किसके कंपाउंड की बात करनी है, कार्बन के कंपाउंड की बात करनी है, ठीक है। तो कार्बन के कंपाउंड, अब देखो कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है, जिसमें कार्बन होता है, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता, कार्बन नहीं होता। समझ में आ गई बात, सिंपल, एकदम एक लाइन का। ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता। साफ सी बात है। ये 2 तरह के कंपाउंड हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ कार्बन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट कार्बन। समझ में आई बात। ये खेल है बेटा, देखो मज़ेदार चैप्टर है, कुछ नहीं करना, बस लाइनें खींचनी है, जोड़े बनाने हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनानी है। जितने एलिमेंट 5-6 एलिमेंट बताए हैं वही एलिमेंट आपस में मिल गए, अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनाएंगे, अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाएंगे। उसी चीज़ को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता, विदाउट कार्बन, ठीक है। बचपन में जब हम छोटे थे ना तो एक ऐड आता था टीवी पे कि उसमें टीचर पूछता है बच्चे से, राजू तुम्हारे दांत मोतियों की तरह चमक रहे हैं, क्या लगाते हो। तो बच्चा कहता है सर मैं कोलगेट दंत मंजन इस्तेमाल करता हूँ। तब कोलगेट का डब्बा आता था, पाउडर पेस्ट बहुत कम आता था, तब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। एक दूसरा लड़का होता है, वो कहता है कि मैं तो कोयले से दांत मांजता हूँ। तब इसका बड़ा मजाक उड़ाया था उन्होंने, कोलगेट वालों ने, है कोयले से दांत मांजता है, कोयले से दांत मांजता है।
अब कोलगेट वाले ही घर घर जाके घंटी बजा के पूछते हैं आपके टूथपेस्ट में चारकोल है? चारकोल मतलब कोयला। पहले के ज़माने के लोग बड़े समझदार थे यार, उन्हें पता था कि यही चीज़ काम करेगी। पहले खेतों में ऑर्गेनिक खेती होती थी तो वहाँ गोबर वगैरह डालते थे। फिर बाद में फर्टिलाइज़र्स आ गए अंग्रेजों वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से कि हम तो फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। उससे क्या हुआ कि पेस्टिसाइड डालते हैं, उससे क्या हुआ कि जो फसल होती है, सब्जियां होती हैं, फसल होती है, अनाज होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, जहरीले हो जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमारे पूर्वज हमारे देश के पूर्वज इन मामलों में बहुत दिमागदार थे, बहुत दिमाग था उनके पास। उन्हें पता था कि क्या चीज़ प्योर है, क्या चीज़ इम्प्योर है। पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना, फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना, ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हमारी जनरेशन स्वस्थ होगी। ठीक है, बाद में हम पे अंग्रेज़ों ने शासन किया तो हम अंग्रेज़ हो गए। आज भी देख लो, हिंदी बोलने में शर्म आती है, अंग्रेज़ी बोलने में लगता है कि जैसे कि एकदम हम पता नहीं कहाँ के गवर्नर हैं। चलो छोड़ो, समझ में आ गई बात। ये हो गया कार्बनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर की शुरुआत करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि 4 से 5 वीडियो में मैं इसको ख़त्म कर दूं। बता दिया कि लास्ट वाले वीडियो के साथ इसके नोट्स अटैच कर दूंगा, आप उसको प्रिंट करवा लेना या डाउनलोड कर लेना, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे कर लेना, बस कर लेना। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।